बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत बिलअमूम लेकिन पंजाब की सियासत बिलखसूस गर्म है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के मुतज़ाद बयानात, पहले उन्होंने हुकूमत को मशरूत गुफ्तो शनीद मुज़ाकरात की दावत दी, फिर अगले ही रोज़ वो दावत वापस ले ली और उन्होंने कहा कि रवां माह यानी दिसंबर में ही सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। जबकि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब का हालिया इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च तक यानी आइंदा 4 माह तक यही सिलसिला चलेगा, पंजाब की असम्बली बरकरार रहेगी, हुकूमत भी रहेगी। और उन्होंने कहा कि ये अरसा ही दरकार है ताकि अगर मुज़ाकरात करने हो इंतखाबी इस्लाहात पे या दीगर इलेक्शन कमीशन पे तो वो कर लिए जाएँ। इस हवाले से जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी साहब, उनका ये कहना और मानना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके फर्जंद मुनिस इलाही साहब के जो हालिया बयानात है, जिसमें हम रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी इससे PDM के बयानिए को तक़वियत पहुँच रही है। हुकूमती कैंप की अगर बात करें तो आज साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। और आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग कायदे आज़म नंबर गेम के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के मेंबरान की तादाद है उसमें इतना फ़र्क नहीं, लेकिन जो फ़र्क पड़ता है वो PMLQ के मेंबरान से ही पड़ता है। इस मुलाकात में रुखसाना बंगश साहिबा और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज मौजूद थे मंगला में, और वहाँ पर उन्होंने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। मंगला डैम पन बिजली के यूनिट्स नए जो बनाए गए हैं, इस मौके पर उन्होंने कहा कि तामीर व तरक्की अमल से की जा सकती है, सिर्फ नारों और धरनों से नहीं अमल में लाई जा सकती। और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम, क्योंकि अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो मुआशी तरक्की नामुमकिन है। मईशत की बात करें, तवानाई सेक्टर के हवाले से बात करें तो आज एक अच्छी खबर भी सामने आई, और वो ये कि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने आज बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रूस के साथ मामला तय पा गए हैं, वहाँ से सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान को मिलेगा। आपके इल्म में है कि साबिक हुकूमत के दौर में बड़ा चर्चा था, इस हवाले से बड़ी गूंज थी कि मुआहिदा होने के करीब था, मुफाहमत की यादाश्त पे दस्तखत हो गए थे, और जो सस्ता ऑयल जो बिलाशुबा भारत इस्तेमाल कर रहा है या खित्ते की दीगर ममालिक कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं, तो उस हवाले से उन्होंने पेशरफ से आगाह किया कि एक बैनुल हुकूमती वफ़द भी रशिया से अगले माह पाकिस्तान आएगा, और रशियन निजी कंपनियों से LNG के हवाले से भी बातचीत चल रही है। आखिर में कुछ क्रिकेट का आपको अहवाल बताते चलें। जो आज टेस्ट मैच था, पहला टेस्ट मैच था रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया 74 रन से, और इंग्लैंड को कामयाबी मिली। बेस्ट ऑफ लक टू देम। और अगले 2 टेस्ट हैं, लेकिन एक डल मैच था, उस डल मैच से एक नतीजा खेज मैच में ये तब्दील हुआ। इसका भी हमें चूँकि कहा कि बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स हैं, तो ये अपडेट देते रहें। मुल्क की सियासत पे ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत आज की नशस्त में मेरे साथ शिरकत हुए हैं उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, राना एहसान अफजल खान साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन कर रही हैं सैयद शैला रज़ा साहिबा, आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा। मैम, मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रही हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्यूरो चीफ हैं जंग इस्लामाबाद के। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब। तीनों मौसम मेहमान को फॉर्म और वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आप लोग की इजाज़त से ज़रा हाफिज़ साहब ताहिर खलील साहब से कर लेता हूँ। काफ़ी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के जो उतार चढ़ाव हैं सियासत में, उस हवाले से आगाही रखते हैं, फिर पार्लिमानी तारीख के हवाले से, और जो तमाम पूरा पस मंज़र और पेश मंज़र। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ ताहिर खलील साहब, सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ आए हैं और गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं, चाहे वो साबिक आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने का मामला हो और नैब उनके कंट्रोल में नहीं थी, इसके अलावा उन्होंने कहा वो एहतसाब नहीं कर पाए, और भी दीगर बातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। फिर असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आज भी उनकी जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी है कि रवां माह कर दी जाएंगे, और मशरूत पेशकश की जा रही है कि अगर आप लोग नए इलेक्शन की डेट देते तो बातचीत हो सकती है। लेकिन जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, और जाहिर सी बात है इनकी एडवाइस के बगैर तो गवर्नर साहब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कल अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा है कि मार्च तक मामलात इसी तरह चलेंगे,
साथ में मुनिस सलाही और चौधरी परवेज इलाही साहब ने फॉर्मर आर्मी चीफ के हवाले से भी कहा है कि उन्होंने कतई तौर पे बकौल इमरान खान साहब कोई डबल गेम नहीं की, और उन्होंने तो बल्कि इन्हें सजेस्ट किया था कि वो क्रिटिकल मूवमेंट में सपोर्ट करें पीटीआई का। तो इस तमाम सूरत हाल को एज ए जर्नलिस्ट एनालिस्ट आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको इसकी वजूहात मुहरकात नजर आ रही हैं और मामलात कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हाफिज ताहिर खलील साहब। बहुत शुक्रिया अनवारुल हसन साहब। बात यह है कि अगर खान साहब की सियासत के हवाले से बात की जाए तो हालिया दिनों में असम्बली की तहलील का मामला हो या हुकूमत से मुज़ाकरात और मकालमे की बात हो, तो आप यकीन से कोई बात उनके हवाले से नहीं कह सकते, इसलिए कि खान साहब की सियासत जो है उसका वो तो एक जो मुहावरा चल रहा है कि पल में तोला पल में माशा। आप यकीन के साथ कोई बात नहीं कह सकते। जब 26 फरवरी को खान साहब ने यह ऐलान किया कि वो असम्बली रावलपिंडी के जलसे में कि पंजाब 26 नवंबर जी 26 नवंबर को, जी जी तो 26 नवंबर को जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि पंजाब और केपी के असम्बलियां जो है तहलील करने का फैसला कर चुके हैं और असम्बलियां तहलील करने जा रहे हैं, तो ये सियासी तारीख का इतना बड़ा फैसला था कि इससे पाकिस्तान की सियासत में तकरीबन एक नया भूचाल सा आ गया कि मरकज ने अभी चूंकि मरकज ने यह ऐलान कर रहा है कि इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पर यानी अक्टूबर के बाद ही होंगे। लेकिन ये फैसला जो है यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। लेकिन आपने देखा कि उसके अगले रोज ही ये बयान आ गया कि अभी वो मुशावरत करेंगे और दोनों सूबों की पार्लियामेंट्री पार्टीज के इजलास बुलाए जाएंगे और उसके बाद तारीख का ऐलान किया लेकिन जाएगा। सर कथा कलामी के लिए माजरत, वो मुशावरती इजलास के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अगर इन्होंने मुज़ाकरात ना किए तो इसी माह वो तोड़ देंगे। अब हम इस पे आते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब तो मार्च का इंदिया दे रहे हैं, खान साहब इस महीने का इंदिया दे रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें चौधरी परवेज इलाही जो बात कर रहे हैं वो हकीकत, वो मारूजी हकायक पर मबनी है। अच्छा। अभी वो जानते हैं कि अभी वो हालात नहीं है जिसमें असम्बलियां तहलील की जाएं और वो नताइज जो खान साहब हासिल करना चाहते हैं वो भी नहीं मिल सकेंगे। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अब जो नजर आ रहा है कि अभी मुशावरती सिलसिला मजीद तूल पकड़ेगा और उसके बाद ही किसी नई तारीख का तयन किया जाएगा। अब वो डिविजनल सतह तक आए हैं। आज उन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन के जो पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनसे बातचीत की है। अभी उनकी मीटिंग्स होनी है इलेक्टेबल से, क्योंकि इलेक्टेबल्स के आए बगैर और उनसे राब्ता किए बगैर और उनके फैसले के बगैर कोई भी इलेक्शन जीतना किसी भी पार्टी के लिए बहुत नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर होता है। अभी एक सिलसिला जारी है, इसलिए चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं कि उसमें अभी 3 महीने बाकी हैं उस असेंबली की तहलील के हवाले से। और मार्च में जब जो बात की जा रही है वो इसलिए भी की जा रही है कि मार्च में अगर असेंबली तहलील होती है तो इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के वो ये बता रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक बैकडोर जो मकालमा चल रहा है उनके सेकंड ईयर्स में, तो उसमें ये बात भी चल रही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अगर हुकूमत अक्टूबर नवंबर की बात कर रही है तो उससे पीछे हटा जाए, और अगर तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन की, जल्दी इलेक्शन की बात कर रही है तो उसको भी आगे बढ़ाकर 2-3 महीने आगे तक ले जाया जाए। तो लगता यह है कि जून जुलाई तक कोई मामला जो है शायद तय हो जाए अगर मकालमा होता है। मकालमे के बगैर कोई सूरत बन नहीं पाएगी, और मकालमा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी कुछ इंतखाबी इस्लाहात होनी है, केयर टेकर में आना है, और असम्बली ने एक केयर टेकर्स के लिए अपोजिशन लीडर के मशवरे के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला करना है। और उसके लिए जरूरी है कि खान साहब जो है मकालमे की तरफ बढ़ें, वापस पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट के जरिए ये बातचीत को एक हतमी शक्ल देकर मुल्क में जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस की सूरत हाल पैदा कर रखी है उनके बयानात की वजह से और उनके गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आप देख लें क्या हाल जा रहा है। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। हाफिज साहब, आपने अहम नुकात उठाए, उसमें मैं दोबारा लौट के आऊँगा और फिर आपसे वो साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी बात करनी है। मैं राना एहसान साहब के पास आऊँगा। राना साहब, ये तो कल जो परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में बात की और आज जो हाफिज ताहिर खलील साहब कह रहे हैं कि
कोई बैकडोर राब्तों की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है। ऐसे फवाद चौधरी साहब का भी मैं मीडिया में बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि इसाक डार साहब से राब्ते में हैं। सदर साहब की भी मुलाकात हुई थी, सेनेटर इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है, ज़रबतन नून लीग के बड़े फ्रंट लाइन लीडर हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो इसका मतलब है कि जो पंजाब असम्बली जो इमिनेंट थ्रेट था वो आप समझते टल गया है तहलील होने का? क्योंकि ज़रबत एक क्राइसिस तो क्रिएट हो जाता, क्योंकि पंजाब असम्बली तहलील हो जाए, केपी हो जाए, तो साथ में उनके इस्तीफे भी हो जाए बाकी असम्बलियों से, तो वो कहते हैं 64-66% पे तो इलेक्शन होगा। आप क्या समझते हैं? आप भी माशाल्लाह PMLN की कोर टीम में हैं और मईशत के इस्तेकाम के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो डायलॉग कोई हो रहा है और कोई नतीजा खेज साबित हो सकते? राना एहसान साहब। देखिए, मैं तो समझता हूं कि एक तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में। पिछले 6 माह पूरी कौम को जो है वो आलमी साजिश को रटाया गया कि आलमी साजिश है और लॉन्ग मार्च है और हम इस्लामाबाद में धावा बोलेंगे, और 6 महीने पूरी कौम मुंतजर रही कि कोई धावा और लॉन्ग मार्च और ये इस्लामाबाद आएंगे और आसमान जो है वो जमीन से टकरा जाएगा। वो पूरे सब लोग इसी की तरफ देख रहे थे, और फिर उसमें नए नए ट्विस्ट टर्न आते रहे। उसमें इन्होंने आर्मी चीफ की तौसीह की बात की, फिर उससे वापस ले ली, फिर कहा मुझे फर्क वो नहीं तो कहते हैं पड़ता, पहली फिर जो बात तौसीह दी थी वो उनका बिगेस्ट रिग्रेट है सर। वो रिग्रेट इनके महीने बाद या हफ्तों बाद चेंज हो जाते हैं ना। वो हफ्ता पहले वो उनको, यानी कि कुछ महीने पहले उनको कह रहे थे कि अगर नो कॉन्फिडेंस को नाकाम कर दो तो मैं ताहयात जो है तौसीह दे देता हूं। अब वो कहते हैं बिगेस्ट रिग्रेट है। तो ये तो जो रंग वो पकड़ लेते हैं, जो कीड़ा जो रंग पकड़ लेता है, वो वाला काम है। तो मैं यही कह रहा था कि अब वो ड्रामा जब खत्म हुआ, ये फाइनली इस्लामाबाद तो नहीं पहुंचे, पिंडी पहुंचे, तो बगैर कोई वहां से, अब आगे का तो रास्ता था कोई नहीं, वहां से कुछ मिल सकता नहीं था, तो इन्होंने नया शोशा छोड़ा कि जी मैं असेंबलियां डिसॉल्व कर दूंगा। और फिर अवाम पूरी कौम को एक तमाशा खत्म होने के बाद दूसरा तमाशा जो है वो लगा दिया कि जी अब मैं असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा। उसके बाद जब इन्होंने मुशावरती अमल शुरू किया, जो कि पहले नहीं किया था, तो इनको उसमें इन्होंने, इनके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी आपके एक इशारे पे मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। लेकिन कल उन्होंने वजाहत से बयान किया कि इमरान खान साहब अभी भी जख्मी है, वो सेहतयाब नहीं हुए, और क्योंकि वो इतने फिक्रमंद है इमरान खान के लिए, तो जब तक वो सेहतमंद नहीं होते तो तब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कैंपेन भी लड़नी है। तो कम से कम 4 महीने जो है वो उनको दरकार और हैं। इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि मैं पंजाब को की असेंबली डिसॉल्व नहीं अभी करूंगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने जो है वो हिस्सा लेना है। तो ये नया तमाशा अब शुरू हो रहा है। तो देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जमात जो है प्रोपोगेंडा के ऊपर चलती है, थ्राइव करती है। इन्होंने दिन नहीं हफ्ते गुजारने, तो ये नए नए टोपी ड्रामे हर हफ्ते लेके आते हैं अवाम के सामने, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देते। अब ये बेचारे मजबूर हो जाएंगे इस बयान के बाद के 4 महीने ये ठंडे होके कहीं बैठ जाएं। इनके लिए फेस सेविंग का एक ही रास्ता है, ये असेंबलियों में आए, वहां आके ऑपोजिशन का रोल और अपना किरदार अदा करें, और वहां इनसे फिर सारी चीजों पे बातचीत हो जाएगी। ठीक है। जो अभी बैक एंड पे बातचीत हो रही है उस पर मैं आपको अपनी प्रिडिक्शन दे देता हूं। वो ये है कि पहले भी बहुत दफा हमने देखा पिछले चंद सालों के अंदर के इमरान खान एक वक्त तैयार करता है बातचीत के लिए ऑपोजिशन से, जब वो हुकूमत में थे और अब भी, लेकिन वो आप किसी पे एतबार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो भी आपसे कमिटमेंट कर ले, आपकी एग्रीमेंट हो जाए, इमरान खान साहब जो है 1 सेकंड नहीं लगाते मुकरने में या अपनी मर्जी मनमानी करने की, क्योंकि वो एक डिक्टेटर है अपनी जमात में, उन्होंने अपने मुताबिक चलना होता है। आपके ख्याल में अगर ये बराह रास्त मुज़ाकरात हो इमरान खान साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो उसमें फिर कोई बर्फ पिघल सकती है? और जरदारी साहब के ये मुज़ाकरात देखें, ये जो बैक एंड पे मुज़ाकरात होते हैं ना, जो पिछली वो चल रहे होते हैं पीछे बैक एंड पे, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मुज़ाकरात वो होते हैं जो अवाम के सामने होते हैं, ऐवानों में होते हैं, वहां जो बातचीत ऐवान के सामने होती है वो फिर जो है आगे प्रिवेल करती है। ये मैं जो इमरान खान साहब है वो तो अवाम के सामने भी बात की पे मुकर जाते हैं, तो अब मैं क्या इस पे मैं कमेंट। जरा मेरे साथ रहेगा, मैं चाहूंगा शैला रजा साहब। शैला साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जाहिर बात है जरदारी साहब का भी इंटरव्यू और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बातचीत उस सूरत में हो सकती है कि अगर जो दुश्मन तराजी ना हो या सख्त किस्म के बयानात का तबादला ना हो। कुछ मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने जो पंजाब में जो एक तरीक़े अदम एतमाद या मामलात आगे बढ़ाने के हवाले से जो पॉलिटिकल मूव थी उससे रुकवा दिया है, और उनकी नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह देखती हैं इस वक्त जो सियासत है? आप भी समझती हैं कि दानिशमंदी यही है
कि मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, अगर कोई मुजव्वज़ इंतखाबी इस्लाहात हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई बात है, वोटर्स एक्सपेट्रिएट वोटर्स के हवाले से बात है, और फिर एक ही वक्त में सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, ताकि अगर हमारे जो इस वक्त बिलाशुबा क्रिटिकल इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं अगर वो बेहतर होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ के इलेक्शन कर सकते हैं, वरना ये आधा का हो जाए आधा बाद में और इतना खर्चा भी हो। शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया। वैसे तो राना एहसान ने बहुत अच्छी तरह बात की है और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी आगे आके बड़ी अच्छी बात करने लगे। एक सियासतदान खुश होता है जब दूसरे सियासतदान को बात करते देखता है। देखिए, मैं उसे सियासतदान नहीं मानती जो डायलॉग पे यकीन ना रखता एग्जैक्टली और जिसके सामने सिर्फ अपनी ज़ात हो, क्योंकि सियासतदान जो है वो अपने अवाम के लिए और अपने मुल्क के लिए सोचता है और सिर्फ आज के लिए नहीं सोचता, आगे के लिए सोचता है। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जिस दिन ये बने, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने तो बाद में इकरार किया कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए। इन्होंने तो बाद में कहा कि हमें इतनी मुश्किल पेश होती थी कि हम फिर फ़ोन करवाने पड़ते थे हर बिल के लिए। इन्होंने तो बाद में कहा कि हमारे साथ ये गेम हुआ, वो गेम हुआ। इन्होंने तो सबके सामने ये इकरार किया कि अगर अपोजिशन मेरी हुकूमत गिरा रही थी तो आपने बचा क्यों नहीं लिया। ये इन्हें ही सब कुछ समझते थे। फिर इन्होंने कहा अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मैं अवाम के पास जाऊंगा। यानी 3 साल 8 महीने कोई अवामी काम नहीं किया, ना कोई हमें ज़मीन पे नज़र आया। इसके बावजूद जब ये आए थे हमें मालूम था ये कैसे आए। हम भी ग्राउंड के लोग हैं, हम इंटरेक्शन में रहते हैं, हम लोगों से रोज़ मिलते जुलते हैं। तो वो तो कहते हैं मैं आवाम के वोट से आया हूँ, मेरी 22 साल जद्दोजहद है, मैं किसी ड्राइंग रूम की डिस्कशन का पॉलिटिशियन नहीं हूँ। शैला साहिबा, उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा इमरान खान साहब ने कि मैंने तो कह दिया था कि अगर मुझे जनरल ज़हीरुल इस्लाम को तो झुटलाएं ना, इससे पहले परवेज मुशर्रफ की किताब को झुटलाएं कि ये हमसे 100 सीटें मांग रहे थे, हम इन्हें 40 देना चाहते थे। तो जो ये इनकी जद्दोजहद है उसको सब जानते हैं कि किस वक्त इन्हें उंगली एम्पायर की दरकार थी और क्या दरकार था। तो मैं जो हूँ ये कहना चाहती हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा इनके लिए उस वक्त भी खोल दिया था। इनसे कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इनको समझाया इनके लाने वालों ने कि सबसे अहम चीज़ मईशत है। इन्होंने कहा नहीं, इंतकाम और मुझे ये करना है, वो करना है। तो अब वो अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे नैब भी मेरे इख्तियार में नहीं थी, जबकि इनके मिनिस्टर्स क्या करते थे। तो हम बिल्कुल डायलॉग चाहते हैं। अच्छा। और लेकिन ये डायलॉग जो है ना ये सड़क पर होंगे और ना ही किसी ड्राइंग रूम में होंगे। आवाम ने हमें मुंतखब करके असेंबली में भेजा है, हमारे पास बेस्ट फोरम है, एक तरीक़ाकार है, मुल्क पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए बना है। और इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये है कि जो रिफॉर्म्स होंगी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की हों या इलेक्टोरल जो भी रिफॉर्म्स हैं, वो आपको असेंबली में रखनी होंगी, सबकी राय लेनी होगी। सिर्फ खान साहब ही तो इतने अक्लमंद नहीं है ना। 200 इनके पास माहिर माशियात थे, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा 43.4 बिलियन डॉलर्स इनके दौर में लिया गया। और उसकी जो सूद की शरह है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, ज़ाहिर ज़बानी याद नहीं है मुझे, एक फिगर हो सकती है, लेकिन हमें कोई कर्जा उतरता हुआ नज़र नहीं आया, हमें एक्सपोर्ट बढ़ी हुई नज़र नहीं आई। इनके जाने के बाद, इनके जाने वक्त इंपोर्ट के बिल इतने ज़्यादा थे। इनके ज़माने में पहली दफ़ा PSDP जो है वो नेगेटिव हुई पाकिस्तान की तारीख में। मैडम बसंत एहतराम, हालात इतने नहीं बदले मुल्क की मईशत के। 7 माह में आप लोगों की हुकूमत के दौरान भी हालात उस तरह नहीं बदल पाए। डॉलर का रेट तो अभी भी ऊंचा हो गया। इनके हालात इतनी जल्दी, जी बिल्कुल हालात इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, क्योंकि हमने कोई नया मायदा किसी से नहीं किया। इनका ही किया हुआ सख्त मायदा जो है उसका यकीन दहानी कराई, उसमें थोड़ा रिव्यू कराया और उसे पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये मायदा करके मुकर गए थे। इनकी आदत है हर चीज़ को कह के मुकर जाते हैं। वाहिद वज़ीर आज़म है, जब ये बात करते हैं तो इनकी पहली कही हुई बात इन्हें दिखाई जाती है। तो इस सूरत हाल में इस वक्त हमारा सर्वाइव करना कि लोग हम पे एतबार करें, अपने दिए हुए कर्जे मौक़ूफ़ करें, हमारे मुल्क में नए प्रोजेक्ट लगाएं, हमारे लिए इस वक्त ये है। ठीक है। और मैं इस पे दोबारा लौट के आपके पास आता हूं। आपने बताया ये तरजीहात है आपकी। जी, मैं इस पे आऊंगा। मैं हाफिज साहब, सर ये जरा बताइएगा, जो पहले सवाल में तिश्तगी रह गई थी, मैंने कहा इमरान खान साहब ने एक फ्रंट खोला हुआ है और वो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब को उन्होंने कहा है कि डबल गेम मेरे साथ की या प्रेशर डाला और मैं तौसीक के खिलाफ हूँ, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए।
पहले तो अजीब किस्म के अलकाबात से भी वो बात कर रहे थे जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया, नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मीर सादिक, मीर जाफ़र, अब तो वो बाकायदा नाम लेके उन्होंने अपने एक नेशनल इंटरव्यू में कहा है, चूँकि आपका मौजूदा जो आर्मी लीडरशिप है, बिलखसूस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके लिए उन्होंने कहा भी है, और ये यौम शोहदा दिफा पे साबिक आर्मी चीफ ने भी कहा था कि फ़ौज ए पोलिटिकल है, और नए आर्मी चीफ के बारे में भी यही बात कही जा रही है कि वो तो आर्किटेक्ट हैं कि फ़ौज को ए पोलिटिकल रहना चाहिए। आपका एक ताल्लुक भी है माशाल्लाह, आपने भी कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, वो भी हाफिज़ कुरान है, और गालिबन एक ही जगह से आपने और उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। मैं चाहूँगा आप इस हवाले से बताइएगा कितना बड़ा ये टेस्ट केस है कि खान साहब अब उस इशू को छेड़ रहे हैं, अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही और मुनीस इलाही साहब ने तो कुछ और ही उसकी इंटरप्रिटेशन बताई है। इस पे आपका सर क्या तज्जिया है? खान साहब इस वक्त क्यों उन्होंने फॉर्मर आर्मी चीफ को निशाने पे रखा हुआ है? खान साहब, आप थोड़ा सा बाजी की तरफ जाएं। जब खान साहब जो मार्च में जब तहरीक अदम-ए-एतमाद आ रही थी, तैयारी हो रही थी, तो खान साहब ने उसी वक्त एक धमकी दे दी थी, और उनका एक थ्रेट स्टेटमेंट आया था कि मैं अगर अपोजिशन में गया तो ज़्यादा खतरनाक बन जाऊंगा जी। और बिल्कुल वो बिल्कुल अपनी इसी लाइन को टो कर रहे हैं, और जब उनको अपोजिशन में बैठना पड़ा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा जी हम इस्तीफे देके बाहर आ रहे हैं। और यही सूरत हाल पंजाब असेंबली में भी आप देख रहे हैं कि जब नवंबर को उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने पहले ही ये ऐलान किया कि हम असेंबलियों से, हम पंजाब असेंबली से भी इस्तीफे दे रहे हैं और निकल रहे हैं हम इससे, हम इससे नहीं रहेंगे। उसके बाद ये हुआ कि आप ये देखें कि जब उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए भी, लेकिन साथ ही उनकी पार्टी डिवाइड होती नजर आई, वाज़े तौर पर तकसीम नजर आई कि जब कुछ लोगों ने इस्तीफे देने से इनकार किया तो उन्होंने उससे बचाव के लिए ये फिर दूसरा रास्ता अख्तियार किया, दूसरा ऑप्शन अख्तियार किया कि हम असेंबली सॉल्व करने जा रहे हैं। खान साहब के बाद जो दूसरा ऑप्शन था वो यही था कि वो असेंबली को डिसॉल्व करें, लेकिन वो असेंबली की रेजोल्यूशन जो है वो इस वक्त नहीं चाहते, क्योंकि असेंबली की रेजोल्यूशन के नतीजे में उनकी पार्टी जो है वो, उनको नजर आ रहा है कि उनकी पार्टी इस वक्त जो है वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो काफी हद तक नीचे आया है। वो तो कहते हैं उनकी पार्टी सबसे पॉपुलर है और राना एहसान साहब मुकाबला नहीं कर सकते पंजाब में, आसिफ जरदारी साहब सिंध में। खान साहब का तो ये सर आर्गुमेंट है, प्रीमाइस है। वो तो बात सही है। देखिए बात यह है कि अगर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसकी वजह से पीडीएम जो है वो यकीनन मुश्किलात का शिकार है। पीएमएल-एन को पंजाब में मुश्किल का सामना है, और उसकी पॉलिटिकल जो साख थी उसको भी खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जब फैसला होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि खान साहब कहाँ खड़े हैं और पीएमएल-एन या पीडीएम कहाँ खड़ी है। तो ये वोटर्स के लिए ये फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा अगर इस वक्त भी हो जाते हैं। अब सर ये जो उनके बयानिए में ये पहलू आया है साबिक आर्मी चीफ के हवाले से जो उन्होंने बात की है, देखिए ये आपने मुनीस इलाही का भी इंटरव्यू देखा, आपने चौधरी परवेज का इंटरव्यू भी सुना। बात यह है कि जब उन्होंने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ एक स्टैंड लिया और अपने जलसों में खुले तौर पर उनका नाम लेकर और आर्मी की क़यादत के हवाले से इल्ज़ामात शुरू किए, तो एक मैसेज उन्हें देना बहुत ज़रूरी था। और वो मेरा ख्याल है कि मैसेज जो है सबसे पहला मैसेज चौधरी परवेज इलाही की जानिब से गया, जब उन्होंने गुज़िश्ता माह तबलीगी जमात की जो उनकी इज्तिमा गाह है उसके लिए राब्ता सड़कों की का इफ्तिताह किया है। उसमें उन्होंने मैसेज दिया था कि जनरल बाजवा ने सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी खत्म करने के लिए अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद सेकंड मैसेज मुनीस इलाही की तरफ से आया। ये मैसेज उस वक्त आया कि जनरल बाजवा को जो है, जब खान साहब जो है टारगेट कर रहे थे और जनरल बाजवा को मुसलसल अटैक कर रहे थे, तो उसके बाद उनको एक फेस सेविंग के लिए ये मुनीस इलाही को मैदान में आना पड़ा कि उनको मैसेज देना पड़ा कि जनरल बाजवा ने ही ये पंजाब में पीडीएम के बजाय पीटीआई के जाने का मशवरा दिया था, ये इख्तियार किया जाए और इमरान खान की तरफ जाएं। तो उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए अपने ट्रोलर्स को और अपनी पार्टी के जो उनका नौजवान सपोर्टर्स हैं उनसे ये कहा कि वो फौरन जो है वो ट्वीट खत्म करें और जनरल बाजवा के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ जो ट्वीट चल रहे हैं वो विड्रॉ किए जाए, और उसमें यकीनन बतदरीज कमी आई। तो इसका मतलब ये है कि मारूजी हकायक जो है वो
जब उनको उनका सामना करना पड़ता है तो वो रिट्रीट करते हैं। लेकिन उनका जो भी बयानिया है, खा वो लॉन्ग मार्च के हवाले से हो, खा वो इलेक्शन के हवाले से हो, और खा वो अब मकालमे के हवाले से हो, आपने देखा कि वो कल कुछ और बात करते हैं, आज कुछ और बात करते हैं। उनके बयानिया जो है हर रोज तब्दील होता है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो मकालमा तो उन्होंने सियासतदानों से करना है, लेकिन सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। और वो चाहते हैं कि बात उससे उनसे करें जो खुद कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बात करूंगा तो उनसे करूंगा, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। अब खान साहब के सामने पंजाब के हवाले से जो ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मकालमे के लिए पार्लियामेंट को रजू करें। इसके सिवा वो रास्ता अब नहीं देख है रहे हैं कि उनके विच पास। ऑप्शन ही चूजेस। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं जरा राना एहसान साहब से पूछूं, जो मुल्की मईशत है उस हवाले से जो दो अहम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि राना एहसान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं इकोनॉमी एंड एनर्जी, स्पेशली सस्ता तेल, डीजल और पेट्रोल रशिया से, उस हवाले से। और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की बात है कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं, इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जम्मू और कश्मीर पर हालिया बयान ने कश्मीरी आवाम के दिल जीत लिए हैं। तनाज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम से किया गया वादा पूरा करे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत कभी अपने मज़मूम मक़ासद में कामयाब नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय क़यादत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि किसी भी मिस एडवेंचर का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। वेलकम बैक। राना एहसान साहब, सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है इलेक्शन जैसे बात हो रही है कि अगर मार्च तक चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा, आप लोग कहते हैं अपनी टर्म पूरी होगी, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब के कहने हैं कि अर्ली इलेक्शन बाहर के जब भी होते हैं, इस वक्त सर्दियों का मौसम है, गैस का क्राइसिस है, और अगर गर्मियों के बाद आप इंतखाबात कराने जाते हैं तो फिर बिजली का क्राइसिस आ जाता है। तो ऐसे में PMLN चूंकि ड्राइविंग सीट पे, अगरचे शैला रजा साहबा की जमात आपके साथ कोलिशन पार्टनर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी आपकी जमात से हैं, वजीर ख़जाना भी आपकी जमात से हैं, वजीर तवानाई भी आपकी जमात से हैं, वजीर पेट्रोलियम भी आपकी जमात से हैं। तो इन मिनिस्ट्रियों से लोगों का बड़ा बराह रास्त ताल्लुक होता है। सर आप आवाम में जाते भी हैं, ज़ाहिर बात है आपके वालिद साहब भी MNA रह चुके हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा है, दोबारा भी इंशाल्लाह लड़ेंगे। कैसे पंजाब की आवाम को बिलखसूस, क्योंकि आपके वो एक किला समझा जाता है, उनको आप माइल करेंगे कि आप बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू PTI, कीपिंग इन व्यू ये जो क्राइसिस मैंने जिनके बारे में आपको बताया, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी और इन्फ्लेशन? देखिए, हम लोग एक जब दुनिया में मुश्किल हालात हों तो फिर जो पैमाना होता है वो ये नहीं होता। अभी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस, रिसेशन चल रहा है, ग्रोथ रेट गिर रहे हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया की वो महंगाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिमांड डिस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहे हैं। तो पैमाना अभी ये नहीं है कि कौन पेट्रोल सस्ता कर देगा, कौन बिजली सस्ती कर देगा, कौन गैस को सस्ती कर देगा। पैमाना ये है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, जहां इमरान खान इसको डिफॉल्ट में धकेल रहा था। पैमाना ये है कि हमने इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान ने सरवाइव कर लिया, और इंशाल्लाह हम रिलीफ भी देंगे आगे आने वाले दिनों में। जो मुमकिन तौर पे हुआ, अभी हमें सैलाब ने हिट किया, हमने उसको डील किया। हमारी असल जो परफॉर्मेंस है वो 2013 से 2017 की है, 2018 की है, जब हमारे पास एक 4-5 साल का टेन्योर था। ये जो टेन्योर हमें मिला है, इसमें हमने पाकिस्तान रियासत को बचाया है डूबने से,
जो 4 साल ये की बयानिया PTI आप की घर कर हुकूमत में- सकिए लोगों के कि आपने रियासत को बचाने के लिए इक्तिदार में आप आए हैं, क्योंकि खान साहब का बयानिया ये है कि मामला तो ठीक चल रहे थे, आप लोग आप रियासत को बचाने के लिए आए हैं। पीपल आर बाइंग दिस आर्गूमेंट, राना एहसान साहब। देखिए, मामला अगर ठीक चल रहे थे तो हमें ये आज डॉलर का जो एक लिक्विडिटी क्राइसिस है वो क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्यों IMF का मुआहदा हमें बहाल करना पड़ा? सबसे पहली तरजीह हुकूमत की ये थी। तो मामला ठीक नहीं चल रहे थे, और ये बिल्कुल अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है। अच्छा। अवाम बेवकूफ बन चुकी है इमरान खान के पहले दौरे हुकूमत से, जो 4 साल उन्होंने जो अवाम के साथ गुजारे। बाकी अवाम ने उसके बाद का तमाशा भी देखा कि झूठे बयानियों के ऊपर अवाम को फीड किया गया, बाद में बेनकाब हो गए। तो ये जहां पॉपुलैरिटी की रट लगाई हुई है, ये अभी ये पिछले जो 2 महीने ये बड़े भारी गुजरे हैं PTI पे। फॉरेन फंडिंग का फैसला आया, आपका तोशा खाना का फैसला आया, उसके बाद ये घड़ी चोरी के मामला अभी नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है। 650 कनाल जो इन्होंने ट्रस्ट के ऊपर ली $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग को बचाने के लिए। तो ये सारे मामला जो हैं, मेरा नहीं ख्याल, यही खौफ है इमरान खान का, यही मसला है। वो चाहता है जल्दी इलेक्शन हो जाए कि इससे पहले ये और चीजें, एक तो चीजें स्टेबलाइज ना हो जाएं जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। कोई अच्छा। मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, नहीं इनकी कर रहा। ख्वाहिश हो सकती है लेकिन मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं भी इधर ही बैठा हूं, आप भी इधर ही हैं, डॉक्टर मुल्क मिफ्ता डिफॉल्ट इस्माइल नहीं साहब, कर रहा। आपके हमारे साबिक वजीर खजाना, आप भी उनके कोर टीम के मेंबर थे, उनके बयानात क्यों फिर सर ऐसे आते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ गया है, और इस हवाले से उनके बयानात सामने आते हैं? फिर शैला रजा साहबा की जमात से मुस्तफा नवाज देखिए, खोखर साहब हैं, वो उन्होंने कहते हैं हालात में कोई बदलाव उसका- नहीं आया। देखिए, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। इश्यूज हैं, लिक्विडिटी का इशू है, एक दुनिया में रिसेशन है, टाइट सिचुएशन है। अब अगर चीजों को अच्छा ना मैनेज किया तो जरूर हो सकता है, लेकिन हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास प्लान है कि आगे के जो डॉलर की शॉर्टेज है उसको कैसे कवर करना है। अच्छा। ये IMF का 9th रिव्यू इंशाल्लाह कामयाबी से मुकम्मल होगा, हम इसमें से निकलेंगे। इससे देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जापान की जो डेट टू GDP रेशो है वो 200% के ऊपर बैठी हुई है। हमारे से कोई 20-25 मुल्क, हम तो 72 से 80 के दरमियान में बैठे डेट टू GDP रेशो की। सारे हमारा डेट जो है वो मल्टीलैटरल बायलैटरल्स का है। तो डिफॉल्ट ये मुल्क नहीं होता, टाइट सिचुएशन जरूर है, लेकिन इसको में डालने वाला इमरान खान था, निकालने वाली PDM होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जरा मेरे साथ रहेगा शैला साहब। ये जो बयानिया है कि ये जो मौजूदा मौशी मुश्किलात हैं, इसकी जो वजूहात हैं वो इमरान खान साहब का दौर है, और बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब 7 माह आपको हो गए और आप लोगों ने कहा अब अक्टूबर 2023 में इलेक्शन कराएंगे, यानी कि अभी भी उसमें 10-11 माह हैं। तो उस वक्त जब इलेक्शन पोल्स में आप जाएंगे, आप समझती हैं कि एक आम आदमी आपसे सवाल करेगा, ये वो खान साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा कि ये जो इकनॉमिक बैगेज है, या जो ये महंगाई है, या ये हमारा कम फॉरेन रिजर्व्स का होना है, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, इसकी जिम्मेदारी आपकी है? क्या कहेंगे इस हवाले से, चूँकि आप लोग भी बड़े तवील अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बट पीपल विल बिलीव जो आप लोग कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए आप लोग आए, और खान साहब का बैगेज है ये। मुल्तान के बाद कश्मीर से फैसला आ गया है और आगाज़ हो चुका है। वो तो PTI जीती है मैं ना। तो अब सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इमरान साहब की सियासत अब सिर्फ मोने सिलाई और परवेज़ इलाही के गिर्द घूम रही है। अच्छा। और इमरान खान तो असेंबली तहलील करने चले थे, ना सिर्फ उनका बयानिया तहलील हो गया, बल्कि परवेज़ इलाही के इस बयान से कि हमें तो बाजवा साहब ने बिठाया, मोने सिलाई के इस बयान से कि बाजवा साहब ने बिठाया और वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तारीफ़। और उसके साथ ये बात कि इमरान साहब का ये जो बोझदार को लाने का फैसला था ये सही नहीं था। इससे के बाद पंजाब आगे नहीं बढ़ा और वो अभी तहलील नहीं करना चाहते असेंबलियाँ। तो उन्होंने तो इमरान साहब को ज़ीरो कर दिया एक तरीके से कि इमरान साहब, आपने जो ये बात की थी कि तहलील हो जाए, ये वक्त नहीं है, और आपका पहला फैसला भी गलत था, और हमें आपके साथ बाजवा साहब ने बिठाया। और तो वो इतने बड़े बयान के बाद जो उन्होंने दिया था कि इनकी नैपियाँ बदली जाती थी, तो उन्होंने ये बताया कि अब वो हैं तो इनकी हुकूमत है, वरना नहीं है, और इनके फ़ैसले गलत थे। तो मैं समझती हूँ कि इमरान साहब के पास अब बचा कुछ नहीं है, और उसके जो हैं असरात आपको आप ख्याल में असेंबली में आएंगे खान साहब कि इमरान साहब ने जो ये कहा है, वापसी होगी कि नेशनल इमरान असेंबली साहब ने कहा है कि वो असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, वो नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सके? आप समझती हैं कि क्योंकि उन्होंने इस महीने का कहा है, आज तो मैम 5 दिसंबर है नहीं ना? कर सकेंगे।
अच्छा, नहीं कर सकेंगे, आप बड़े वसूख से कह रही नहीं कर सकेंगे। ये हाफिज ताहिर साहब, आप भी समझते हैं, आप भी को भी इतना यकीन है जैसे शैला साहिबा जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और उनका एक बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है, आपको भी यकीन है कि खान साहब अब दिसंबर की किस्सा जो है वो अब ये भी माजी का ऐसा करार दे देंगे, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स में कहा था कि वो अमरीकी साइफर बयानिया जो है वो भी माजी का ऐसा करार है, और इस पर भी एक यू टर्न ले लिया जाएगा या नहीं, कुछ भी कर सकते हैं खान साहब? खान साहब जो है वो असेंबली तहलील की तरफ नहीं जाएंगे और खान साहब मकालमे की तरफ बढ़ेंगे। अल्टीमेटली उन्हें मकालमा करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। देखिए कि मकालमा किए बगैर जो है वो बात आगे नहीं चल सकती। ना खान साहब की सियासत आगे चलेगी, ना पाकिस्तान की सियासत आगे चल सकेगी, और उसके लिए यकीनन जो है पार्लियामेंट ही एक वाहिद फोरम। अभी राणा साहब बात कर रहे थे इकोनॉमी की जी। देखिए ये पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये दो बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जो जिनकी हालिया बरसों में काफ़ी हुक्मरानी रही है, और इन दोनों पार्टियों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक राय होना चाहिए था। इसकी कोशिशें भी होती रही माजी में कि ये पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं कम से कम उनकी, जिस तरह से मिसाक जमहूरियत जो है 2006 में हुआ, मई 2006 में, इसी तरह एक नया मिसाक जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान पाकिस्तान के कलीदी मसाइल पर होना चाहिए था। और अगर वो हो जाता तो आज हम कर्जों में डूबी मईशत की वजह से पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकते थे। हमें आज फिक्र ये है कि हम डिफॉल्ट होने से कैसे बचेंगे, लेकिन हमें तो आज ये होना चाहिए था कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो 30 बिलियन डॉलर है उससे मुल्क नहीं चला करते, बल्कि आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं, जबकि हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स 100 बिलियन डॉलर पे होनी चाहिए थी। हमें तो ये फिक्र ही नहीं होनी चाहिए थी कि कभी हम डिफॉल्ट की तरफ भी जा सकेंगे या कभी डिफॉल्ट से बचा सकेंगे। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान के जो कलीदी मसाइल हैं, देखिए आज प्राइम मिनिस्टर बोले हैं मंगला डैम, मंगला में जब वहां पर बात हो रही थी नए हाइडल प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और उन्होंने भी ये बात की कि हमें तवानाई के, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त इकोनॉमी है। इकोनॉमी जो है, जब तक हमारी इकोनॉमी जो है वो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन से मुंसलिक है, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा हमारी मईशत जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, सरमायाकारी नहीं आ सकती। सरमाया वहीं आता है जहां अमन होता है, सरमाया वहीं आता है जहां सियासी इस्तेहकाम होता है। मुआशी पॉलिसियों में तसलसल न होने की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान का रुख नहीं करते। हमें उस पर एक मुत्तफिका लाए अमल तैयार करना होगा। इकोनॉमी है, दूसरा मसला तवानाई का है, तीसरा मसला वाटर सिक्योरिटी, और चौथा मसला जो है फूड सिक्योरिटी, और पांचवा एजुकेशन। ये 5 ऐसे बुनियादी मसाइल हैं। आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने इंतखाबी मंशूर की तैयारी की तरफ बढ़ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंतखाबी मंशूर में ये पाकिस्तान के कलीदी मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ एक प्लच करें और ये बताएं कि वो पार्लियामेंट में इसलिए जा रही हैं कि ये पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेंगी, और उसके लिए एक इंतखाबी मंशूर में ये प्लच करें कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर इस पर काम करेंगी, ताकि पाकिस्तानी अवाम को और ख़ास तौर पर नौजवानों को एक होप होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, या PDM में शामिल दीगर जमातें हों, वो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक वाज़ेह चार्टर रखती हैं, जिसके बगैर पाकिस्तान में नौजवानों को कोई होप नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने सम अप किया है। मैं चाहूँगा राना साहब, सर क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है आप लोग भी कहते हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे उन्होंने उस वक़्त कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, आसिफ जरदारी साहब भी कहते हैं कि एक पार्टी जो जिस तरह के मुतफर्रिक चैलेंजेस हैं वो अकेले नहीं निकाल सकती। खान साहब को ऑन बोर्ड लाना है, आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, लेकिन इसकी विल पाई जाती है कि ज़ाहिर बात है वो भी, उनका भी एक क्लाउट है, उनका भी एक पॉलिटिकल वोट बैंक है। 2 उनके पास सूबाई हुकूमतें, बल्कि 4 हैं एक तरह से। आज़ाद कश्मीर में भी वो हुकूमत है, वो और गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो वो अगर ऑन बोर्ड होंगे तो आपकी मामलात जो हैं इकोनॉमी के स्पेशली वो आगे चल पाएंगे। सर देखिए, उसमें आई एम श्योर कि PDM की जो जमातें हैं और भी जो दीगर जमातें, उनको कोई मसला नहीं होगा इस चीज़ में। मसला किसको होगा? इमरान खान को होगा। क्यों मसला होगा? देखिए, इमरान खान की पूरी सियासत जो है वो दूसरों को गंदा कहने में है। उन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की है, 10-12 साल उन्होंने यही प्रोपेगेंडा
रचाया है कि जो जर्नलिस्ट उनसे सवाल मुश्किल पूछता है वो लिफाफा लेता है, जो जज जो है फैसले उनके खिलाफ करता है वो भी गदला है, जो ईसीपी उनके खिलाफ चलती है वो भी गदली है, और ये सारे चोर हैं। मैं फरिश्ता हूँ, मेरे पे अल्लाह ने कोई खास जो है वो कह लें कि आसानियां पैदा की हुई हैं, मैं मुल्क के मसाइल हल कर सकता हूँ। तो जब वो हमारे साथ बैठेंगे तो उनका ये प्रोपेगेंडा, जो पोलराइजेशन, जो तकसीम और नफरत की सियासत है, वो फिर अपने जो कल्ट है या जो जिन लोगों को इतना उन्होंने इंतशार दिलाया हुआ है उनके सामने कैसे खड़े होंगे। ये डिलेमा है, ये मसला है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो ये इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि कुछ जो जिसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं कि कुछ एरियाज पे अंडरस्टैंडिंग, हमारी ब्रॉड पिक्चर पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस पे हम सियासत नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे बिजली के रेट के ऊपर सियासत नहीं होगी, गैस के रेट पे सियासत नहीं होगी, पेट्रोल पे सियासत नहीं होगी। ये चीजें हम इसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। दूसरी मिसाल ये कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो नहीं हमारे से चल रही, वो नुकसान पहुंचा रही है मुल्क को, तो उनसे हम जान छुड़ा लें, ये मिलजुल के फैसला कर लें, तो आपकी बहुत सारे मसाइल तो इन्हीं फैसलों से जो है वो हल हो जाएंगे। तो ये एग्रीमेंट नहीं होती और इन चीजों पे सियासत होती रहेगी तो जहां तक मुल्क पहुंच इस पे राणा साहब कतई कलाम इमाजत, आपने सही कहा कि पोलराइजेशन है, लेकिन शैला साहबा मौजूद हैं इसी प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के साथ भी। सर 90 में एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड जर्नलिज्म बड़ी आप लोगों की पोलराइजेशन थी। 2006 में जाकर हुआ ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वरना मुझे याद है कि 1988 से लेके आ जाए 1999 तक तो 10 इयर्स तो पॉलिटिकल इंस्टेबल रहा। वो आपकी हुकूमत को नहीं मानते थे, आप उनकी हुकूमत को नहीं मानते थे, अब आप लोग साथ बैठे हुए। इट इज पॉसिबल। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि एक नए वो जो बंदा कभी सियासत में आ नहीं सकता था उसको एज अ तजुर्बा 11 साल उस पर मेहनत करके उसको लाया गया ना, तो पाकिस्तान में हिस्ट्री जो है वो रिपीट हो रही है। और अगर यही पाकिस्तान का फ्यूचर है कि वो हिस्ट्री से सीखेगा नहीं और हर शतूंगड़ा एक 10 साल बाद एक नए बंदे को आप खड़ा कर देंगे और फिर वो पाकिस्तान 30 साल पीछे चला जाएगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये तो बदकिस्मती है कि ये इस पार्टी को, इस जमात को 11 साल इस पे मेहनत हुई कि ये इन दो जमातों ने मिसाके जमहूरियत कर लिया है। ये अब दरवाजे नहीं खटखटाते डिक्टेटरों के, या सॉरी दरवाजे नहीं खटखटाते जर्नैलों के, अब ये आपस में बैठ गए हैं तो फिर इसको खड़ा कर दिया। तो अब इसको सिखाने के लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो उल्टा पुल्टा नहीं, लेकिन वो तो सर आप देखें ना, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं चाहूंगा आपकी इजाजत से शैला साहब इस पे मैं आपको रोपेन करूंगा। आपकी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उस पर, तो मैडम अब वाज़ेह तौर पे आ गया ना कि इदारे ने ये कहा है। अब ये तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो DGI-SI और DGI-SPR की थी, या साबिक आर्मी चीफ का यौम शोहदा यौम दिफा पे जो बयान था उनका, 70 साल में अगर हमसे भी गलतियाँ हुई हैं तो हमने उसका बड़ा मतलब एक उसको ब्लो बैक भी उसका रिसीव किया है। और अब एक इदारे ने फैसला किया है कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगे, और जो सियासतदान हैं वो ज़ाहिर बात है उनको भी चाहिए कि वो भी खुद एहतसाबी करें। तो मेरा सवाल ये था, क्या खान साहब ऑन बोर्ड नहीं लाए जा सकते? आप लोग और PMLN के भी तो कोई लव लॉस इतना नहीं था माजी में, इख्तलाफ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्चेस की हैं। मैं ये कहती जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जरदारी साहब, सदर साहब जो हैं वो इसका बड़ा अच्छा जवाब दे चुके हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हो रहे हैं तो यकीन करना पड़ेगा, और वक्त साबित करेगा कि कौन ए पॉलिटिकल हुआ, कौन किसी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकली मैच्योर हुई। क्योंकि जब मैंने कहा कि इनको लाया गया था तो हमें पता था कैसे लाएं, फिर भी हमने कहा था कि आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाते रहे, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी वो फुल रिजल्ट नहीं आया क्योंकि पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी, चाहे वो नैप के ऊपर हो, चाहे वो नीलम जेलम पावर प्रोडक्शन पे हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन ऑफ CPAC पे हो, इस तरह से नहीं थी। ये हमारे इख्तलाफात थे, लेकिन ये पॉलिटिकल इख्तलाफात है ना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपोजिशन किस बात पे करेंगे? असल बात ये थी, क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर था? नहीं, सिर्फ हामिद सईद काज़मी के अलावा हमारे यहाँ कोई नहीं था। हमने क्या नहीं कहा कि नैब ख़त्म कर दें, हमने कहा, लेकिन दूसरी तरफ बाद में समझ आया। तो इस वक्त भी जो हम बात कर रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा जो है मैनिफेस्टो था 5E प्रोग्राम, जिसमें एनवायरनमेंट, एजुकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और ये एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें थी। तो ये जब ही हो सकता है क्योंकि मैनिफेस्टो मोस्टली कमोबेश एक ही होते हैं, लेकिन अगर आपके 4-5 इस तरह के इश्यूज हैं तो आप उसको बहरहाल कंटिन्यू करें। आप उनको इस तरह से कि आप
क्योंकि हुकूमत में नहीं रहने वाले तो आपके मिनिस्टर फखरिया ये कहें कि क्योंकि हमें हटाया जा रहा था तो हम बारूदी सुरंगें बिछा गए, तो ये तो मुल्क दुश्मनी हुई, किसी पॉलिटिकल पार्टी की दुश्मनी नहीं हुई है। ठीक है। ये तो मुल्क दुश्मनी है कि आपने अपनी नाअहली की वजह से सिफारती सतह पर पाकिस्तान को यहाँ खड़ा कर दिया जी, कि ममालिक मैं कह रहे हैं, जी आपका हमने बिल्कुल तो नहीं किया आपके लेकिन यहाँ आपका ये नुक्ता आपने कोई सब साजिश। बात की एक्चुअली वक्त की तंगी आड़े, लेकिन आपका ये नुक्ता सबसे अहम है कि डायलॉग होना चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया हाफिज़ तारिक, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। व्यूअर्स, ये आज की गुफ्तगू थी, उसका निचोड़ यही है कि जो बातों से हमने अखज़ किया, बिलखुसूस हाफिज़ तारिक खलील साहब जो बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, कि मामलात अब मार्च तक जो है वो बातचीत, या उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के बासर हलकों में बात हो रही है कि बातचीत हो रही है, किसी भी टीयर पे हो रही है, अल्लाह करे कोई ओपन मुज़ाकरात हो। राना एहसान अफजल साहब वाली बात कि पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट फोरम और प्री कंडीशंस ना हो, यानी कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हो और कोई हल निकले, नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो, ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो डगर पे अपनी चल पड़े और जो पाकिस्तानी आवाम है वो फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी से मुस्तफ़ीज़ हो सके। इसी नुक्ते के साथ आज की नशिस्त को यहाँ ख़त्म पजीर करेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।